स्वागत है आपका आज की क्लास में, जिसमें हम बेसिक टैली कोर्स के लेवल 3 में जीएसटी बेसिक समझ रहे हैं। अब जीएसटी बेसिक्स को समझने के लिए एक पीपीटी फॉर्मेट के अंदर हमारे पास एक प्रेजेंटेशन है। ये वो प्रेजेंटेशन है जो जीएसटी लागू होते समय टैली कंपनी के द्वारा जो फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए गए थे थ्रू आउट इंडिया अपने डीलर नेटवर्क के थ्रू फॉर जनरल पब्लिक, ये वो प्रेजेंटेशन है जिसमें आज हम जीएसटी बेसिक्स को उस एंगल से देखेंगे कि गवर्नमेंट का प्रपोज्ड जीएसटी क्या था और आज वो किस तरीके से किस रूप में अप्लाई हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी ये प्रेजेंटेशन। स्वागत है आपका। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी नाम की जो लीगल डेफिनेशन है वो यही है, वस्तु एवं सेवा कर। इसको हर राजनीतिक दल के द्वारा अलग अलग तरीके से संबोधित किया गया है। रूलिंग पार्टी के द्वारा इसको गुड एंड सिंपल टैक्स कहा गया, ऑपोजिशन पार्टीज के द्वारा इसको गब्बर सिंह टैक्स कहा गया। तो ना ये गुड एंड सिंपल टैक्स है इसकी डेफिनेशन और ना ही गब्बर सिंह टैक्स है। एक्चुअल में जीएसटी है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आइए इस प्रेजेंटेशन में हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम जीएसटी बेसिक्स में ये समझेंगे कि जीएसटी है क्या, ये क्यों लाया गया और वैट और जीएसटी में क्या फर्क है। जीएसटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स जिसमें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है, इनवॉइस मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है, इनपुट क्रेडिट कैसे लिया जाता है, और इसमें हम ये भी समझेंगे कि ये चीजें हमारे बिजनेस की जो रूटीन वर्किंग्स है उसको कैसे प्रभावित करेंगी। कैसे हमें एक्सपेंसेस के ऊपर अब इनपुट का क्रेडिट मिलना स्टार्ट हो चुका है, उसको कुछ एग्जांपल्स के साथ हम इलस्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ लिखा है व्हाट शुड आई डू टुडे। ये उस कंटेक्स्ट में लिखा गया है कि जब 2016 सितंबर में गवर्नमेंट की तरफ से जीएसटी एक्ट पास हो चुका था, उस समय ये था कि भाई हमें व्यापारियों को क्या क्या तैयारियां कर लेनी चाहिए। तो उसके ऊपर भी इसके अंदर कुछ एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि आपको क्या क्या होमवर्क कर लेना चाहिए, ताकि आप जो प्री जीएसटी एरा से जीएसटी एरा में माइग्रेट होंगे तो आपको किन किन चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। तो आइए हम समझना शुरू करते हैं जीएसटी क्या है। जीएसटी जैसा कि हमने नाम पहले एक्सप्लेन किया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये एक यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है। ठीक है, यूनिफाइड क्यों बोल रहे हैं हम इसको, क्योंकि थ्रू आउट इंडिया सिमिलर अप्लाई होने वाले हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म करके इसको इंट्रोड्यूस किया गया। और इंडिया में जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स थी, केंद्र सरकार के द्वारा कुछ अलग टैक्सेस लगाए जा रहे थे, राज्य सरकारों के द्वारा कुछ अलग टैक्सेस लगाए जा रहे थे, और जो हमारी लोकल सरकारें होती हैं, नगर निगम नगर पालिका उपक्रय वगैरह लगाते थे, वो सब कुछ खत्म करके उसकी जगह पे एक जीएसटी लागू कर दिया गया और इसको नाम दिया गया वन नेशन वन टैक्स। ऑल ओवर इंडिया में एक ही टैक्स, एक ही प्रकार का टैक्स और एक ही प्रकार की रूलिंग रहने वाली है। ठीक है, ये जो टैक्स था, ये टैक्स जो डिजाइन किया गया है वो ऐसे डिजाइन किया गया है कि इसमें डेस्टिनेशन जहां पे ये माल की खपत ज्यादा होगी उन स्टेट्स को सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। जब माल किसी भी कंज्यूमर के हाथ में पहुंचेगा तो उसका कोई इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो वो वाला टैक्स गवर्नमेंट के हाथ में रह जाएगा। ठीक है, तब तक ये चाहे कितने भी हाथों से पास ऑन होता चला जाए, हर जगह पे इनपुट लेने का प्रावधान है, बशर्ते हमारे जो डीलर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड डीलर्स, मतलब सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट रहने वाला है फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द लास्ट रिटेलर। जिसने माल को मैन्युफैक्चर किया उसने टैक्स लिया, वो डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, डिस्ट्रीब्यूटर सब स्टॉकिस्ट को देगा, सब स्टॉकिस्ट रिटेलर को देगा और रिटेलर से एंड यूजर को चला जाएगा।
जब तक वो प्रोडक्ट एंड यूजर के पास नहीं पहुंचता तब तक हर लेवल के ऊपर इनपुट क्रेडिट अवेलेबल है। इनपुट क्रेडिट का मतलब होता है जो टैक्स आप अपने सप्लायर को पे करेंगे उस टैक्स का इनपुट लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये सभी प्रकार की सप्लाईज पे लगेगा टैक्स, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, और उसके ऊपर बीच के जितने भी दुकानदार जो रजिस्टर्ड होंगे उनको इनपुट सीमलेस मिलता चला जाएगा। तो आपके ऊपर नेट लायबिलिटी क्या आती है टैक्स की? ओनली वैल्यू एडिशन विल बी टैक्स्ड। आपने अपना जितना मार्जिन जोड़ा उस मार्जिन की उतनी परसेंटेज आपको टैक्स के तौर पे बेयर करनी पड़ेगी। आपने परचेज के दौरान जितना भी टैक्स पे कर रखा है वो आपको पूरा इनपुट मिल जाएगा, और सेल के दौरान आपने जितने रुपए मार्जिन जोड़ के उस प्रोडक्ट को बेचा है उस पूरे के ऊपर टैक्स देना है। तो जो आपको टैक्स देना है और जो आपने दे रखा है उसमें से घटा लेंगे तो नेट रिजल्ट क्या निकलेगा? सिर्फ वैल्यू एडिशन के ऊपर जो टैक्स लगा वो मेरी जेब से गया, और वो भी मैंने कस्टमर से ले रखा। ठीक है, जीएसटी ने किन किन प्रकार के टैक्सेस को रिप्लेस किया है उसकी एक लिस्ट दी गई है आपके सामने। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, केंद्र सरकार के द्वारा ली जाने वाली एक्साइज ड्यूटी जो कि मैन्युफैक्चरिंग पर लगती थी। सीवीडी, काउंटर वैल्यूइंग ड्यूटी एंड स्पेशल एडिशनल ड्यूटी। सीएसटी, सेंट्रल सेल टैक्स जो कि इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस पे लगता था, और वैट, वैल्यू एडेड टैक्स जो कि राज्य सरकारें लगाया करती थी। एंट्री टैक्स एंड ऑक्ट्राई। एंट्री टैक्स क्या होता है? एंट्री टैक्स मतलब आपका एक स्टेट से माल चला, दूसरे स्टेट के अंदर से होता हुआ तीसरे स्टेट में डिलीवरी करनी है। ठीक है, तो उस समय पे जो सेकंड स्टेट है वो उसके लिए एंट्री टैक्स भी लेती है कि आप मेरे स्टेट के अंदर घुसे हैं तो आपको टैक्स पे करना होगा। एंड ऑक्ट्राई, ऑक्ट्राई होता है चुंगी। ये चुंगी जो है ये हमारी जो लोकल सरकारें होती हैं, शहर की सरकारें होती हैं, उनकी कमाई का साधन था। आप कोई भी माल बाहर से लेके आए तो उसके ऊपर कुछ चुंगी कर की व्यवस्था थी। ठीक है, वो भी खत्म कर दी गई है। बहुत प्रकार के सरचार्ज और सेस लगाए जाते थे जिसमें से हायर एजुकेशन सेस, सेकेंडरी एजुकेशन सेस, कृषि कल्याण सेस, ये मेजर सेस थे। ये सेस भी खत्म कर दिए गए हैं। और सर्विस टैक्स जो सभी प्रकार की सर्विसेज पे लगता था, केंद्र सरकार का पार्ट था, इसको भी खत्म कर दिया गया। अब क्योंकि ये टैक्स डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है तो उन स्टेट्स को सबसे ज्यादा फायदा होगा जहां पर माल की कंजप्शन ज्यादा है, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग की बजाय कंज्यूम ज्यादा हो रहा है, वो स्टेट सबसे ज्यादा बेनिफिट में रहेंगे। इसी वजह से आसाम स्टेट ने सबसे पहले एक्सेप्ट कर लिया था। हालांकि पॉलिटिकली हम देखें तो वो कांग्रेस लेड स्टेट था एट द टाइम ऑफ जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, केंद्र में बीजेपी की सरकार, आसाम में कांग्रेस की सरकार, जो हमेशा एक दूसरे के धुर विरोधी रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले एक्सेप्ट कर लिया कि हम अपने राज्य में ये कानून अप्लाई करेंगे। उसकी वजह यही थी कि उन्हें समझ में आ गया था कि हमारी जो भौगोलिक स्थिति है उसके हिसाब से हमारे यहाँ पे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं लगाए जा सकते, बट हमारी पॉपुलेशन बहुत अच्छी है और हम कंजप्शन बहुत अच्छी कर सकते हैं, तो उसका हमें बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरीके से ये जीएसटी की स्ट्रक्चर है। जीएसटी क्यों लाया गया? जीएसटी लाने के पीछे हमारी जो कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन स्ट्रक्चर थी उसको खत्म करना भी था, क्योंकि उस कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन स्ट्रक्चर की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लायंसेस बिजनेस वाले लोगों को करने पड़ते थे। अब बाहर से कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए इंडिया में आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर कंडीशंस होती है कि आपको ये एनओसीज लेनी है, फिर जाके आप अपनी फैक्ट्री सेटअप कर पाएंगे, आपको इतने डिपार्टमेंट्स में रजिस्ट्रेशन कराना है तभी आप अपनी फैक्ट्री सेटअप कर पाएंगे। तो वो एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर था जो कि उन लोगों को सेटअप खड़ा करने में परेशानी करता था। ठीक है, तो जीएसटी आने से ऑल ओवर इंडिया एक यूनिफाइड सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर बनाए जाने की जरूरत थी ताकि हमारे यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो सके और इंडिया की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग सुधारी जा सके। एलिमिनेट्स कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग क्या होता है? कास्केडिंग होता है टैक्स के ऊपर टैक्स।
मान लीजिए आप एक्साइज ड्यूटी वाले केस की बात करें हम, तो आपने कोई भी एक प्रोडक्ट 1000 रुपए का मैन्युफैक्चर किया, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी एग्जांपल के लिए 10% मान लीजिए, ठीक है, 1000 का 10% 100 रुपए। अब उस पर वैट लगाना है 10%, तो वैट कितने पे लगेगा? वो बेसिक वैल्यू पे नहीं लगेगा, वो बेसिक वैल्यू प्लस एक्साइज उसके ऊपर 10% लगेगा वैट। तो उससे क्या हुआ कि हमारी एक्साइज ड्यूटी की जो वैल्यू थी उसके ऊपर भी 10% वैट लग गया। तो इसको बोलते हैं कास्केडिंग, टैक्स के ऊपर भी टैक्स लग गया, ठीक है। तो अब जीएसटी के अंदर इस प्रकार की कोई कास्केडिंग नहीं है, जो भी टैक्सेस लगेंगे वो बेसिक वैल्यू पे लगेंगे। टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम, इंडिया के अंदर पहली बार टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम बनाया गया है जिसके अंदर मानवीय दखल अंदाजी, मैनुअल इंटरवेंशन कम से कम है, सब कुछ प्रक्रियाएं ऑनलाइन है, ठीक है। इंक्रीज रेवेन्यू, जहां जहां जीएसटी लागू हुआ है दुनिया भर में, वहां वहां रेवेन्यूज बढ़े हैं। अब ये प्रेजेंटेशन आप 2016 की देख रहे हो, उस समय पे अगर यहाँ पे एक भविष्यवाणी की गई थी कि जीएसटी से हमारा रेवेन्यू इंक्रीज होगा, तो आज 5 साल के बाद 2022 में हमें ये चीजें बिल्कुल सही लग रही हैं। उस समय जिन लोगों ने भी प्लानिंग की थी उनकी प्लानिंग बड़ी सटीक थी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जहां पहले महीने में जीएसटी का कलेक्शन लगभग 80 से 90 हजार करोड़ रुपए था, आज वो पिछले 6 महीने से लगातार 1,40,000 करोड़ रुपए आ रहा है, ठीक है। उससे पहले इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए मंथली की कलेक्शन वाला सिस्टम था। नो डाउट पहले 1-2 महीनों के लिए वो डिप गया, 1,00,000 करोड़ पूरे नहीं निकल पाए थे, बट वो स्टार्टिंग में जब तक लोगों को चीजें समझ में नहीं आती हैं तब तक चीजें परेशान करती हैं, और अब चीजें स्ट्रीमलाइन चल पड़ी हैं तो अब वो रेवेन्यूज लगातार बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये प्री जीएसटी के अंदर इस टाइप की स्ट्रक्चर थी, केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले टैक्सेस और राज्य सरकारों के द्वारा लगाए जाने वाले टैक्सेस आपके सामने, एक्साइज, मैन्युफैक्चरिंग पे, सर्विस टैक्स, सर्विसेज के ऊपर, एडिशनल ड्यूटी ऑन एक्साइज, सरचार्ज और सेस, सीवीडी एंड एसएडी, ये केंद्र सरकार के टैक्सेस थे। और स्टेट के द्वारा लिए जाने वाले टैक्स, वैट, सीएसटी, परचेज, लग्जरी टैक्स, सरचार्ज एंड सेस और एंट्री टैक्स। सीएसटी पे स्टार लगा के ये लिखा गया है कि ये वो टैक्स था जो एक राज्य से दूसरे राज्य में माल जाता था तो केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता था, और ये दोनों राज्यों स्टेट और सेंटर के बीच में बांटा जाता था, ठीक है। अब उसको हटा के अब जीएसटी कर दिया गया, और जीएसटी में हमें 3 टर्म समझनी जरूरी है। एक है सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी बोलते हैं जिसको, ये तब लगता है जब आप अपने ही राज्य में माल बेचते हैं, इसको इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस का टैक्स कहा जाता है, ठीक है। ये वो टैक्स का कंपोनेंट है जो केंद्र सरकार मालिक है इसकी। एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी, ठीक है, ये वो टैक्स है जो आपके राज्य में ही ट्रांजैक्शन हो रही है तो लगेगा, और इस टैक्स के मालिक स्टेट गवर्नमेंट है। तीसरा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, कई लोग इसको इंटरस्टेट जीएसटी बोलते हैं, वो गलत बोलते हैं, इसका एक्चुअल नेम इंटीग्रेटेड जीएसटी है, ठीक है। ये कब लगेगा? जब आपकी इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस होंगी, अपने राज्य से बाहर ट्रांजैक्शंस होंगी और इंपोर्ट की ट्रांजैक्शंस होंगी, तब ये आईजीएसटी लगने वाला है। ये जो टैक्स है ये दोनों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में। तो ये 3 तरीके का टैक्स है जिसमें से आपने समझा कि सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा जब आपके राज्य में ही ट्रांजैक्शन होगी, आपके राज्य से बाहर या इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ट्रांजैक्शंस होंगी तो आईजीएसटी लगने वाला है। अब वो टैक्सेस जो कि जीएसटी के अंदर खत्म हो गए, एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी, सरचार्ज, सेस और सर्विस टैक्स, ये केंद्र सरकार के कंपोनेंट थे, इनको खत्म करके अब सीजीएसटी बना दिया, ठीक है। वैट, परचेज टैक्स, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, सरचार्ज, ये मिला के एसजीएसटी बना दिया गया। सीएसटी और सीवीडी एंड एसएडी मिला के ये आईजीएसटी बना दिया गया। और सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, यही तो जीएसटी का स्वरूप है, यही तो जीएसटी लगा दिया गया, ठीक है। वो टैक्सेस जो जो इसमें कंज्यूम हुए हैं ये बैलून की शेप में आपके सामने दिखाए गए हैं, ताकि आपको ग्राफिकली समझाएंगे तो आपको याद रहने वाला है, ओके। ये टैक्सेस रिप्लेस होके सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी बने हैं। वो टैक्सेस जो जीएसटी में खत्म नहीं हुए,
केंद्र सरकार के द्वारा लगाई जाने वाली कस्टम ड्यूटी आज भी लगाई जाती है। अदर कस्टम ड्यूटीज जैसे कि एंटी डंपिंग ड्यूटी और सेफ गार्ड ड्यूटी। एंटी डंपिंग क्या होता है कि आप डंप ना कर सके माल को, इसलिए आपके ऊपर ड्यूटी लगा दी जाती है। डंप का मतलब पड़ा ना रहने दें। क्या होता है, पोर्ट के ऊपर जगह कम होती है, जब बाहर से आप माल मंगाते हैं तो पोर्ट के ऊपर शिप पे आया, प्लेन पे आया, तो कितना बड़ा एरिया रखेंगे वो अपने पास। एक शिप उन्होंने खाली कर दिया, अब डेली एक ही शिप थोड़ा आ रहा है, काफी सारे कंसाइनमेंट्स आते हैं, तो कितना सामान अपने पास रखेंगे। तो वो आपको टाइम से पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है, आपका माल आ गया है, फटाफट आके उठा लीजिए। लोग गोदाम के पैसे उठाने के चक्कर में Yes. छोड़ देते हैं। नहीं, उसी पे गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी ना, इसलिए लगाई होगी। इसीलिए लगाई कि आप एंटी डंपिंग ना करें, आप पे टैक्स लगा दिया जाएगा, तो वो देना पड़ता है। सेफ गार्ड ड्यूटी, कई बार आप खुद कहते हैं कि मैं अभी उठाने नहीं आ पा रहा, इसको उठा के गोडाउन में शिफ्ट कर दो, तो उसके ऊपर सेफ गार्ड ड्यूटी लगाई जाती है कि आपके माल की निगरानी सुरक्षा की जाएगी। एक्सपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट्स पे लगती है। रोड एंड पैसेंजर टैक्स, आप गाड़ी खरीदते हो उसके साथ आपको रोड टैक्स देना पड़ता है, ठीक है, ये टैक्स आज भी देना पड़ता है। टोल टैक्स लग रहे हैं अभी भी। प्रॉपर्टी टैक्स आपसे आपकी लोकल स्टेट्स, लोकल जो सरकारें होती हैं ये आपसे कलेक्ट करती हैं। स्टैंप ड्यूटी, स्टैंप पेपर जो मिलते हैं आपको। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, बिजली के बिल के ऊपर ईडी चार्जेस लग के आता है नीचे, वो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, वो भी अभी जीएसटी के अंदर नहीं लाया गया है, उसकी जगह पे ईडी ही लग रही है। लग्जरी टैक्स और स्टैंप ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस, जो आप रजिस्ट्रियां कराते हो प्रॉपर्टी की, उसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस देनी होती है 5%, अगर आप किसी लेडीज के नाम से रजिस्ट्री करा रहे हो, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सरकार वहां पे भी छूट देती है। जेंट्स के नाम से रजिस्ट्री होगी तो 7% रजिस्ट्रेशन फीस है, ज्वाइंट रजिस्ट्री होगी मेल और फीमेल के नाम से तो 6% रजिस्ट्रेशन फीस होती है आपके टोटल रजिस्ट्री वैल्यू की, ठीक है। हाँ जी, और लेडीज के नाम से आप रजिस्ट्री कराओगे तो उसमें 5% आपसे लिया जाता है। मेनली बात यह है कि 1 लाख रुपए की अगर रजिस्ट्री है तो फीमेल के नाम से रजिस्ट्री है तो 5,000 रुपए, और मेल के नाम से है तो 7,000 रुपए। तो हाँ, छूट दी जाती है सरकार के द्वारा। गुड्स नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी। लग्जरी टैक्स सर आपने उसमें भी दिखाया था, भाई हटेगा वो सब हटेगा, हाँ, वो हटाया नहीं गया। गुड्स नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी, वो चीजें जो जीएसटी के दायरे में नहीं आई हैं। 5 तरह के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम क्रूड कच्चा तेल जो हम इंपोर्ट करते हैं, एविएशन फ्यूल हवाई जहाज का तेल, और नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में एलपीजी, सीएनजी, एलएनजी, ये जो गैसेस हैं ये नेचुरल गैसेस कहलाती हैं। इनके ऊपर आज भी वैट एक्साइज लग रहा है, ठीक है। अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, शराब पे भी आज की डेट में एक्साइज और वैट ही लिया जा रहा है। पावर सेक्टर, बिजली का सेक्टर, बिजली सेक्टर में जितनी भी कंपनियां पावर डिस्ट्रीब्यूशन में या पावर जनरेशन में काम कर रही हैं तो उसके ऊपर भी अभी जीएसटी नहीं लगाया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगाई जा रही है, ठीक है। तो इसके ऊपर पुरानी स्ट्रक्चर लागू है। इसकी क्या वजह रही, किसी भी राज्य के लिए सबसे बड़े सोर्स ऑफ इनकम यही पार्ट है। आपने कोरोना के दौरान देखा, कोरोना के दौरान 1 महीने के लिए आपका पूरा देश बंद रहा, सबसे पहले क्या खोला गया, सबसे पहले खोला गया ठेका। क्यों, सरकार की रीढ़ की हड्डी है वो, उससे जितना टैक्स आता है, ठीक है, वो मेजर पार्ट है सरकार की इनकम का। और दूसरा पेट्रोल, सबसे पहले पेट्रोल पंप्स खोले गए, स्कूल सबसे लास्ट में। समझ रहे हैं आप किस चीज की क्या प्रायोरिटी रहती है, रेवेन्यू के हिसाब से ये डिसीजंस लिए गए, ठीक है। ये सारी चीजें अभी भी स्टेट गवर्नमेंट्स के और केंद्र सरकार के कंट्रोल में है, उसी तरीके से जैसे जीएसटी से पहले थी, आज भी उसके ऊपर वही स्ट्रक्चर लागू होती है। अब देखिए टैक्स लगाने का प्रक्रिया क्या है। अगर माल बेचने वाला और माल प्राप्त करने वाला दोनों एक ही राज्य में है तो कौन सा टैक्स लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, कि आपके ही राज्य के अंदर आपका सप्लायर है और आप भी हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। आपका कस्टमर भी उसी राज्य में है तो भी सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा के ही आप बिल करने वाले हैं। अगर आप इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन करते हैं, सप्लायर एक स्टेट में है और माल रिसीव करने वाला किसी दूसरे स्टेट में है,
तो उस समय पे टैक्स लगने वाला है IGST, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये इंटरस्टेट जीएसटी नहीं है, ये इंटीग्रेटेड जीएसटी है, ठीक है। और यदि आप यूनियन टेरिटरी में हैं, केंद्र शासित प्रदेश में हैं, तो कौन कौन से टैक्स लगेंगे? देखो, माल बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों यूटी में है, दोनों ही चंडीगढ़ में हैं, तो क्या लगेगा टैक्स? जीएसटी और यूटी CGST और UTGST, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपकी टैक्स डिटरमाइन किया जा रहा है। जीएसटी है क्या, क्यों लागू किया गया, जीएसटी में कौन कौन से टैक्स कंज्यूम हुए, और जीएसटी किस तरीके से लगाया जा रहा है, ठीक है। तो आइए अब हम एक और डिस्कशन करते हैं आपके साथ, जिसमें हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि जैसे हमने जीएसटी के बारे में पढ़ा, कौन कौन से एक्ट गवर्नमेंट ने पास किए। CGST एक्ट पास किया गया। कौन सा एक्ट? CGST एक्ट। ये देखिए, आपके साथ मैं ये शीट शेयर करता हूं मेरी, देख पा रहे हैं? CGST एक्ट पास किया गया, और उसके बाद SGST एक्ट पास किया गया। किसके द्वारा? CGST एक्ट पास किसने किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट में, ऐसा ही है। CGST एक्ट के बाद उन्होंने और क्या किया? उन्होंने एक IGST एक्ट भी पास किया, ठीक है। और उसके साथ साथ उन्होंने UTGST एक्ट भी पास किया। यूनियन टेरिटरी भी तो केंद्र के अंदर आती हैं, तो ये एक्ट्स पास किए गए। CGST एक्ट, IGST एक्ट, UTGST एक्ट, ठीक है। इसके साथ साथ कॉम्पनसेशन सेस एक्ट भी बनाया गया। कॉम्पनसेशन सेस एक्ट क्या था? डिवाइड होता है। राज्यों ने इस चीज का विरोध किया कि हम जीएसटी में आएंगे तो हमें नुकसान हो जाएगा कलेक्शन का, हमें जितना टैक्स आ रहा है वो टैक्स डाउन चला जाएगा, तो हम अपना घर खर्च कैसे चलाएंगे। तो उस समय पे केंद्र सरकार ने उनको आश्वासन दिया कि आप घबराइए मत, हम आपके नुकसान की भरपाई करेंगे। तो ये कहा गया कि हम आपकी बातों पे विश्वास कैसे करें, हमें इसके लिए कानूनी अधिकार दिए जाएं कि कल को अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो हम कोर्ट में जाने लायक हैं, ठीक है। तो उस समय सरकार ने कॉम्पनसेशन सेस एक्ट पास कराया पार्लियामेंट से, ताकि हमारे जो स्टेट्स हैं उनका कॉन्फिडेंस जीता जा सके। और इसका प्रावधान कैसे किया? इसका प्रावधान करने के लिए उन्होंने कहा कि हम कुछ ऐसा सिस्टम बनाएंगे, कुछ खास आइटमों के ऊपर हम कॉम्पनसेशन सेस लगाएंगे, और उससे जितना भी पैसा इकट्ठा होगा वो अलग से रखा जाएगा, ताकि जिस राज्य का भी नुकसान हो उसकी भरपाई की जा सके, ठीक है। तो इस तरीके से उनको एक कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई कि आप घबराइए मत, हम आपकी कंपनसेशन देंगे। अब ये देखिए, अब ये वाले एक्ट्स तो पास किए के सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक, और ये वाले एक्ट पास किए गए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट मतलब हर राज्य की सरकार, ऑल स्टेट गवर्नमेंट एंड UT having लेजिस्लेटिव असेंबली। सभी राज्य सरकारों ने और उन यूनियन टेरिटरीज ने जिनकी अपनी विधानसभा है, उन सब ने अपना SGST एक्ट पास किया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हरियाणा SGST एक्ट, पंजाब SGST एक्ट, गोवा SGST एक्ट, दिल्ली SGST एक्ट। ऐसे सभी गवर्नमेंट्स ने अपनी अपनी विधानसभाओं में
ये वाला एक्ट पास किया, ठीक है। अब कहने का मतलब कितने कानून है इस समय हमारे पास? हमारे पास सीजीएसटी एक्ट भी है, हमारे पास आईजीएसटी एक्ट भी है, यूटीजीएसटी एक्ट भी है, कॉम्पनसेशन सेस एक्ट है। कॉम्पनसेशन सेस एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसके अंदर पास्ड विद सनसेट क्लॉज ऑफ 5 years। सनसेट क्लोज क्या होता है? सनसेट क्लोज का मतलब ये होता है कि ये एक्ट अपने आप 5 साल के बाद खत्म हो जाएगा। क्यों? सरकार को पूरी उम्मीद थी कि 5 सालों के अंदर अंदर हमारा जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर है इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और हमारे रेवेन्यूज इतने ज्यादा बढ़ चुके होंगे कि उसके बाद कोई भी राज्य ये कंप्लेंट नहीं करेगा कि मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए। तो इसका टारगेट रखा गया था कि 5 साल में इसको खत्म कर दिया जाएगा, परंतु इन्हीं पहले 5 सालों के अंदर ही हमारे 2 साल कोरोना ने खराब कर दिए। कोरोना की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था पे चोट पहुंची। तो राज्य अभी भी गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि इस एक्ट को 5 साल के लिए और बढ़ा दिया जाए, क्योंकि अभी भी कुछ स्टेट्स ये क्लेम करते हैं कि हमारा घर पूरा नहीं हो रहा है, हमें कॉम्पनसेशन चाहिए। तो अभी इसके ऊपर हमारी जीएसटी काउंसिल ने निर्णय लेना बाकी है कि ये आगे 5 साल के लिए बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे वो एक्ट्स हैं जो पास किए गए केंद्र सरकार के द्वारा और सभी राज्य सरकारों के द्वारा, ठीक है। तो हमारा आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं और कल हम इनकी एप्लीकेबिलिटी के ऊपर और प्रैक्टिकल सीन्स डिस्कस करेंगे। ये प्रेजेंटेशन हमारी कुछ लंबी चलने वाली है, ठीक है। तो आज के डाउट्स हैं कुछ तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।